इम्यूनिटी हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले वातावरण में बहुत सारे रोग कारक उपस्थित होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, फंजाई आदि। ये रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें रोग ग्रसित कर देते हैं। इन रोग कारकों अथवा सूक्ष्मजीवियों या परजीवियों से अथवा इनके द्वारा स्रावित पदार्थों से होने वाली हानि के प्रति प्रतिरोध करने या अवरोध उत्पन्न करने को ही इम्यूनिटी कहा जाता है। इम्यूनिटी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। यह जीव में जन्मजात उपस्थित होती है। ये बाह्य पदार्थों के पूर्व अनुभवों से प्रभावित नहीं होती है। फैगोसाइट्स के द्वारा की जाती है एवं देह की सामान्य प्रतिरोधी क्रियाओं पर एवं दैहिक उपापचय परिवर्तनों पर निर्भर करती है। इसमें किसी प्रतिजन की पहचान नहीं होती और कोई विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया भी नहीं होती है। इस कारण से इसे अविशिष्ट प्रतिरक्षा या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इस नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल इम्यूनिटी के अंतर्गत संरचनात्मक अवरोधक, कार्यकी अवरोधक, भक्षाणुनाशी अवरोधक, शोध अवरोधक, प्राकृतिक मारक एवं पूरक तंत्रों को सम्मिलित किया जाता है। फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में हम देखेंगे म्यूकस लाइनिंग। श्लेष्मा कलाएँ हैं, ये देह की आंतरिक नलिकाओं जैसे पाचन शोषण नलिकाएं हैं, इनको रेखित करती हैं। ये बाहर से सतत रहती हैं और देह में बाह्य पदार्थों को प्रवेश करने से रोकती हैं। ये देह के अंदर बाह्य पदार्थ या बाह्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको देह के ऊतकों में प्रवेश करने से रोकती हैं। नेक्स्ट है स्किन, त्वचा। जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी का जो बाह्य जो आवरण है वो स्किन है। हमारी बॉडी चारों तरफ से त्वचा के द्वारा घिरी हुई रहती है और यह जो त्वचा है ये डेड स्ट्रेटम कॉर्नियम युक्त कोशिकाओं से बनी हुई होती है, जिसके कारण से बाह्य कारक इस त्वचा के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। सीलिया, पक्षमाभ, ये नासानाल के घ्राणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि श्लेष्म में फंसे हुए कणों व सूक्ष्म जीवों को बाहर की ओर धकेल करके उनको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिकल फैक्टर्स। सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नेसल सिक्रेशन एंड सलाइवा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो स्टमक पार्ट है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में HCl पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो कि ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा स्रावित किया जाता है। इस HCl की वजह से आमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम होता है और इस कारण से भोजन में आए हुए जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो नाक के द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ और सलाइवा, इन दोनों के अंदर भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड उपस्थित होते हैं, जो कि वायरस को क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। स्किन सिक्रेशन, त्वचा के स्राव। जैसा कि हम जानते हैं स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं और इनके द्वारा स्रावित होने वाला जो पदार्थ होता है वो एंटीसेप्टिक का कार्य करता है, जिसके अंदर लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड्स उपस्थित होते हैं, जो कि बैक्टीरिया और फंजाई को नष्ट करने का कार्य करते हैं। लाइसोजाइम, यह पसीने, लार, श्लेष्म व आंसू में पाए जाते हैं और ये जीवाणुनाशी एंजाइम होते हैं, जो कि जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये जीवाणु की देह भित्ति को नष्ट करके जीवाणु की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, इसके अंदर हम देखेंगे प्रोपर्डीन। प्रोपर्डीन है ये
जो हमारे नॉर्मल सीरम है उसमें पाई जाने वाली एक प्रोटीन है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाओं के साथ कुछ वायरस को इनएक्टिव करने का कार्य करती है। इंटरफेरॉन्स ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और विषाणुय आक्रमण के कारण देह की जो सजीव कोशिकाएं हैं उनके द्वारा ये स्रावित होते हैं, और ये विषाणु संक्रमण से हमें बचाते हैं। यह विषाणु के डीएनए को नष्ट करके विषाणु की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। सेलुलर फैक्टर्स के अंदर हम फेगोसाइटोसिस और नेचुरल किलर सेल्स, इन दोनों के बारे में देखेंगे। भक्षाणु कोशिका की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं। ये भक्षाणु कोशिकाएं हैं जो कि देह में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों व बाह्य पदार्थों को भक्षण करके उनका पाचन कर देती हैं। इसके अलावा मैक्रोफेज हैं, ये भी भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं रक्त कोशिकाओं से बाहर निकल कर के गमन करती हैं और संक्रमण स्थल पर पहुंचकर इन सूक्ष्म जीवियों का भक्षण कर इन्हें नष्ट करती हैं। मैक्रोफेज रेटिकुलो एंडोथेलियल तंत्र का भाग होती हैं। ये अनियमित आकार की श्वेत रक्ताणु होती हैं। ये गमनशील या स्थानबद्ध रूप में अपना कार्य करती हैं। यकृत में ये कोशिकाएं कुफर कोशिकाएं कहलाती हैं। फेगोसाइटोसिस की अगर हम बात करें कि फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, तो इसके हम डिफरेंट स्टेज देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस में हम देखेंगे कि कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉर एग्जांपल यहाँ बैक्टीरियम शो किया हुआ है, जो फॉरेन पार्टिकल है उसके द्वारा कुछ कीमोटैक्टिक फैक्टर स्रावित किए जाते हैं, और इन कीमोटैक्टिक फैक्टर या जो रासायनिक पदार्थ हैं इनके रेस्पॉन्स फेगोसाइट सेल को मिलते हैं, और ये फेगोसाइट्स हैं इनकी तरफ गति करते हैं। नेक्स्ट है अटैचमेंट। इस तरीके से इस रेस्पॉन्स के द्वारा और इससे फॉरेन पार्टिकल्स के साथ इन फेगोसाइट्स का क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। इंजेक्शन, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो फॉरेन पार्टिकल है इसके चारों तरफ फेगोसाइट्स क्या करते हैं, स्यूडोपोडिया का निर्माण करते हैं, और ये स्यूडोपोडिया इसके चारों तरफ बढ़ते हुए इसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और एक वैक्यूल का निर्माण कर लेते हैं। इस वैक्यूल को हम फेगोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है किलिंग एंड डाइजेशन। फेगोसोम है, ये फेगोसाइट्स में पाए जाने वाले जो लाइसोसोम है उनके साथ जुड़ जाते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, और इस लाइसोसोम में उपस्थित जो हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है वो इस फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उसको नष्ट कर देता है, और इस प्रकार से अंत में जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उनको क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल किलर सेल या एनके सेल्स। ये नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। ये बी या टी चिन्ह वाली लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो कि अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। ये वायरस और जो ट्यूमर कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर में सबसे पहला है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इम्यूनिटी है ये व्यक्ति विशिष्ट होती है, कि किसी रोग कारक के प्रति एक व्यक्ति बहुत अधिक प्रभावित होता है जबकि अन्य व्यक्ति उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। ये व्यक्तिगत विशिष्टता है जो उस व्यक्ति विशेष के ऊतकों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के ऊपर निर्भर करती है। सेकंड है स्पीसीज इम्यूनिटी। स्पीसीज इम्यूनिटी की अगर हम बात करें कि एक सूक्ष्म जीव है एक जाति के जंतु को तो प्रभावित करता है लेकिन अन्य जाति के जंतु को प्रभावित नहीं करता। जैसा कि हम देख सकते हैं चूहों में डिप्थीरिया आविस का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि मनुष्य के अंदर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रेशियल इम्यूनिटी की इम्यूनिटी है, ये स्पीसीज इम्यूनिटी के अलावा रेशियल इम्यूनिटी भी होती है। प्रजाति विशिष्टता भी पाई जाती है कि एक जाति की कुछ प्रजातियों में कोई रोग हो जाता है किंतु वही रोग
उस जाति की अन्य प्रजातियों के अंदर नहीं होता है। जैसे काले अफ्रीकन प्रजाति के लोगों में सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, मलेरिया रोग नहीं होता। संभवतः ऐसा इसलिए होता है कि परजीवी की जो स्पोरोजोइट्स हैं वो अनियमित आकृति की लाल रक्त कणिकाओं को भेदने में क्या रहते हैं, असमर्थ रहते हैं। अमेरिका व जापान के लोगों में मेजेलिस अल्प प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु भारतीय प्रजाति के लोगों में यह प्रभाव व्यापक रूप से पाया जाता है।